प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 11 जिसके अंदर हम आपके एक्सरसाइज 16.2 के जो कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 8 रहेगा वो आपके लिए ही रहेगा। तो आज का बच्चों हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 और जो 13 है इनको कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाए और एक एक बच्चों इसका जो फैक्ट है वो आपको समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आराम से सुनिए। कि इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट ऑफ रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी कोई हॉस्टल है बच्चों आपके पास जिसमें जो 60% स्टूडेंट हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यानी जो हिंदी है यानी जिसको मैं PH बोल सकता हूँ वो कितने प्रतिशत बच्चों 60%, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कैंसिल करके 3/5। H यहाँ पे हिंदी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहे हैं 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, वो है 40%, यानी जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5। ठीक है, आगे क्या लिखा है एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और जो 20% बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं हॉस्टल के वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो दोनों का मतलब हो गया, एंड आया तो वैसे भी इंटरसेक्शन ही होगा। 20% यानी 20/100 यानी 1/5। बच्चों परसेंट आप जानते हो, परसेंट हटाओगे तो डिवाइड में क्या आएगा 100, और परसेंटेज एक तरीके की प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है, परसेंटेज जो है बच्चों वो आपकी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है। आगे क्या क्वेश्चन में, तो इसके बच्चों जो 3 पार्ट हैं, देखिए कितने पार्ट हैं 3। सबसे पहला पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नेदर हिंदी नोर इंग्लिश। ना तो हिंदी और न ही इंग्लिश, या नहीं है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नेदर हिंदी नोर इंग्लिश, न तो हिंदी और न ही इंग्लिश। यदि मैं हिंदी लैंग्वेज बोलूँ तो न तो हिंदी और न ही, और वो और है हिंदी वाला, और यानी एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1 सॉरी इसको मैं एक साथ क्या लिखूँ PA∪B का होल बार। ये लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया, नेदर हिंदी नोर इंग्लिश, यानी ना तो हिंदी और न ही इंग्लिश। ठीक है, तो एंड आया ना, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब। ठीक है, तो इसको जब आप डी मॉर्गन नियम से भी एक बार इंटरसेक्शन B बार है तो इसको आप ऐसे क्या लिखोगे A∪B का बार। और इसे स्टूडेंट में क्या लिख सकता हूँ 1 - PA∪B। PA∪B का फॉर्मूला होता है PA + PB - P। A इंटरसेक्शन B कुछ ऐसा ही होता है। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, PA है 3/5 + 2/5 - 1/5। तो 5 यदि डिवाइड में है तो 5 एलसीएम लूँगा, 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो यह आ जाएगा 1/5। कुछ ऐसा ही आ जाएगा। बस समझ आ गई, यानी न हिंदी पढ़ना और न ही इंग्लिश पढ़ना। बच्चों एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या ये इंडिपेंडेंट है? एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो देख लेते हैं। PH.PE 3/5 तो आ जाएगा 6/25। ये इसके 1/5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? बस समझ आ गई होगी, इंडिपेंडेंट नहीं है। और ए ऑप्शन आपकी आ गया। B और C की सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ, सोल्व आप करोगे क्योंकि ऐसा किया हुआ है। बच्चों जो B और C पार्ट है ना वो इसके 16.1 के हैं। आप कहोगे कैसे? जो B और C पार्ट है बच्चों वो इसके 16.1 के हैं। माइंड में एक बात आएगी ना, सवाल उठेगा कैसे? देखो सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, पता चल जाएगा। लैंग्वेज है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड प्रोबेबिलिटी शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी वो हिंदी का न्यूज़पेपर यदि पढ़ती है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला PH∩E/PH याद होगा, वैल्यू आपके पास है, रख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी नीड्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। यानी वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ती है तो हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ
H इंटरसेक्शन E अपॉन PE। अब बच्चों आपके पास सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड में रखकर इनका रेशियो ही तो बताना है। बताइए इजीली बता सकते हो नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट आए तो आपको पूछना है, ठीक है। बस कंडीशन और जो लैंग्वेज है ना उसके ऊपर फोकस करो। जो आपकी इसकी जो लैंग्वेज है ना बच्चों, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्लियर हुई बात? ये जो मेरे कहने का बेसिकली मीनिंग है वो दिमाग में आया, ठीक है। तो यदि बच्चों ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे का क्वेश्चन देखो, क्यों बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आगे, आज 16.2 बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर में हम 16.3 जो बेस थ्योरम है उसके ऊपर आएंगे। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10, उसकी लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ मैं, ए सॉल्व्स 90% प्रॉब्लम ऑफ ए बुक। यानी कोई कैंडिडेट है ए जिसका नाम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको ए नाम दिया गया। ये क्या इसके बारे में ये बोल रहा है, जो बुक में बोला गया है कि ए जो है वो 90% जो प्रॉब्लम है वो बुक की सॉल्व कर सकता है, 90%। तो 90/100 यानी 9/10। चलो बी के बारे में फिर क्या दिया है वो देखते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों, एंड बी सॉल्व 70% प्रॉब्लम ऑफ द सेम बुक। और बी जो है बच्चों उसी बुक की टोटल कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, 70%। 70% का मतलब हो जाएगा 7/10। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब बच्चों सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं? लैंग्वेज को पढ़कर बताओ, क्योंकि कई बार बच्चों जरूरी नहीं होगा आपको स्पष्ट ये बोला हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आप खुद सोचिए। अब बच्चों आप खुद सोचो, जैसे आप खुद को ए मान लो और आपके साथ वाले को बी मान लो, तो ये ज़रूरी है क्या कि कोई क्वेश्चन है जो इसका सॉल्यूशन आपके साथ वाले को नहीं आया तो आपको भी नहीं आई? सोचो इसका, ये ज़रूरी है क्या भाई? इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। वो खुद की पढ़ाई कर रहा है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भाई? यानी एक बच्चे को क्वेश्चन आने का दूसरे बच्चे को क्वेश्चन आए ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। उसको क्वेश्चन तो वो तभी आएगा जब वो खुद पढ़ेगा। यदि मान लो ए है, वो कितना भी पढ़े ले तो उसको ए को क्वेश्चन यदि आ रहा है, बी यदि पढ़ेगा ही नहीं तो उसको क्वेश्चन क्या आएगा? अब ऐसे ही पूरी दिन रात एक कर दे पढ़ाई में तो क्या बी को आ जाएगा? बी को इफेक्ट नहीं होगा। ये हम ए मान ले बिल्कुल भी ना पढ़े, ए भी, तो भी बी को आएगा क्या? नहीं आएगा। बी पे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी जब तक बी खुद मेहनत नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ क्या हो बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्योंकि खुद आप देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, जो कॉइन है, डाइस है, यानी सिक्का और पैसा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, क्योंकि एक बार करने का दूसरी बार करके कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। सेम यही प्रोसेस इस क्वेश्चन में है कि एक को आने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी मैं यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA.PB यानी 9/10 इंटू 7/10, शायद जरूरत पड़ जाए इसलिए पहले निकाल लिया, ठीक है। आगे क्या करें, इफ ए क्वेश्चन इज टेकन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों, एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी कम से कम एक, याद है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक, यानी जो क्वेश्चन है भी उनमें कम से कम एक सॉल्व कर लेगा, मिनिमम एक। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया भाई, या तो ए करे या बी करे या दोनों करे। क्या कंडीशन आ रही है, या तो ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे या दोनों कर दे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ए यूनियन बी। अब बच्चों क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहेगी नहीं, पी ए इंटरसेक्शन में। सबसे पहले बताओ बच्चों, लैंग्वेज समझ आ गई? अब आप देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में आपको ना तो देखो, ये बात सुनो, खुद बताओ, क्या स्पेशली आपको ये बोला हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो स्पेशली तो नहीं बोला हुआ है, स्पेशली ये लैंग्वेज नहीं दी गई है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपको बोला ही नहीं गया। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन जो एटलीस्ट वन चाहिए उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है। अब आप खुद सोचिए कि ए इंटरसेक्शन बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जो तरीका है PA.PB वो तो तब होता है जो इंडिपेंडेंट हो। तो क्या इंडिपेंडेंट है? निकाल लिया। तो बच्चों इसको मैं अगर कंप्लीट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में ईजी रहेगी। बेस सेम रखा है मैंने, तो
तो इन दोनों का सम 160 ये हो जाएगा टोटल, तो 97/100। तो एटलीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो 97/100 है। इसका मतलब यदि बुक में टोटल 100 क्वेश्चन है तो 97 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, केवल 3 क्वेश्चन रहेंगे जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ? देखिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर बताया मैंने किससे पता किया? क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता किया। ये बात आपको सीखनी है। लैंग्वेज से बच्चों ये पता करना आना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। यदि आपको ये बात समझ नहीं आती है तो मान के चलो क्वेश्चन में आगे भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम बच्चों रैंडमली एक्सपेरिमेंट होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फर्क पड़ेगा। ठीक है, कर दूँ इरेज। नॉर्मली सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बात आपको समझ आनी चाहिए थी। ओके, तो बच्चों एटलीस्ट 1 का मतलब A यूनियन B होता है, ये आप जानते ही और याद भी रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11। नंबर क्वेश्चन बच्चों, 3 स्टूडेंट आर गिवन मैथमेटिकल क्वेश्चन टू सॉल्व। यानी 3 स्टूडेंट है बच्चों मेरे पास, नाम नहीं दिया मुझे, तो मैं एक को A मान लेता हूँ, एक को B, एक को मैंने C मान लिया। मैंने क्या किया, इन तीनों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना दिया। जैसे मान लो मेरे सामने, फिलहाल जस्ट इमेजिन करो ये मेरे सामने यहाँ बैठी है आप, और मैंने इनको तीनों को एक क्वेश्चन दिया। मैंने क्या कहा, सोल्व करो। तो ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम बाई 3 और 1/2, 1/3 एंड 1/4। यानी A के द्वारा उस मैथमेटिकल को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, B के द्वारा सॉल्व करने की 1/3 है, और C के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अब जो सिंपल से इस लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग समझो। भाई मान लीजिए भी मेरे पास 3 स्टूडेंट यहाँ पे क्लासरूम में सामने बैठे हैं। ठीक है, मैंने ये बोल दिया बच्चों मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, मुझे सिर्फ ये चाहिए उसका आंसर। जैसे कई बार आपके सामने नहीं होता, मैं टीचर नहीं पूछता कि बच्चों ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताए, तो कोई जिसको याद हो वो अपने आप हाथ खड़ा करके नहीं बता देता, कहाँ सर इसका फॉर्मूला ये होता है। मतलब टीचर को क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है। मुझे ये मतलब है क्या कि वो आंसर A ने दिया है, B ने दिया है या C ने दिया है, मुझे इससे मतलब है क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है। अब क्या पता A और B मिलकर सॉल्व कर दें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। तीनों मिलकर सॉल्व करें, A और B सॉल्व करें, B और C सॉल्व करें, या A और C सॉल्व करें, या तीनों। तो बच्चे मैंने जो बोली अभी, मुझे आंसर कब मिल सकता है भाई, मुझे बताना क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन मुझे सॉल्व किया हुआ चाहिए। मुझे क्वेश्चन सॉल्व कब मिल सकता है, जब A सॉल्व कर दे, B सॉल्व कर दे या C सॉल्व कर दे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चलिए इनको। ये जब A सॉल्व करके दे दे, B सॉल्व कर दे या C, या मान लो A और B चलो मिलकर कर दे। भी क्वेश्चन थोड़ा टफ दे दिया, मान लो मैंने भी एक बच्चे से नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, A और B ने मिलकर कर दिया। या चलो A और B की आपस में नहीं बनती है, B और C की बनती है, इन्होंने कर दिया, या A और C की बनती है तो इन्होंने कर दिया, या तीनों में ही बनती है तो तीनों ने मिलकर कर दिया। इन 7 केस में मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा केस है जहाँ मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा? यानी जब A हल नहीं कर पाता, B हल नहीं कर पाता, या C, यानी जब तीनों एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तब मुझे आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? अब बात ये समझो बच्चों, ये 7 केस को मैं निकालने के बजाय इस एक को निकाल कर 1 से माइनस कर दूं तो भाई मुझे क्या करना होगा, एक में इन 7 की प्रोबेबिलिटी निकालूं पहले, फिर इनको ऐड करूं। इससे अच्छा ये नहीं होगा क्या कि इसको एक को निकाल कर मैं 1 से माइनस कर दूं? ऑप्शन बेटर नहीं लगेगा? तो सॉल्विंग दी क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है, सॉल्विंग दी क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है PE मान लेता हूँ, वो क्या हो जाएगी 1 माइनस PA बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C। कोई बच्चा कहेगा सर तीनों को साथ में क्यों लिया, अलग अलग नहीं लिया? यदि मान लो मैं एक पे बार लगाऊँ, एक सोल्व ना कर पाए तो 2 तो सोल्व कर देते। मैंने कहा था जो कंडीशन लिखी थी वो उनमें से एक भी ना आई, तो एक तो वो तभी नहीं आएगी जब तीनों सोल्व ना कर पाए। अब बात ये आती है कि ये संयुक्त वैल्यू कंबाइंड कैसे पता करूं? तो खुद का बच्चा थोड़ा सा माइंड यूज करो। जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन करवाया उसके अकॉर्डिंग क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो तीनों बच्चे माइंड अलग अलग के होंगे,
कोई ज़रूरी नहीं है एक को क्वेश्चन नहीं आए तो बी को नहीं आएगा, बी को नहीं आए तो सी को नहीं आएगा, सी को नहीं आए तो ए को नहीं आएगा। कोई ज़रूरी है क्या? किसी को क्वेश्चन नहीं आने का मतलब, जैसे मान लो बच्चों यदि एक ही क्लास स्कूल में आपके 2 टीचर हो मैथ के, तो एक को या आपने मान लो कोई अलग क्वेश्चन है वो ढंग से क्लेरिफाई नहीं कर पाए तो दूसरा ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ज़रूरी थोड़ी ना। हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ए इंडिपेंडेंट है, तो पी ए बार अब आप होगा सर हमारे पास तो पी ए बार नहीं है, तो क्या दिक्कत वाली बात है, 1 माइनस पी ए कर लो। पी बी बार नहीं है तो 1 माइनस पी बी कर लो। पी सी बार नहीं है तो 1 माइनस पी सी कर लो। तो पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4। बच्चों जब आप इनको माइनस करोगे ये 1/2, 2/3, 3/4, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो रिजल्ट क्या आएगा 3/4। आराम से बच्चों देखो, दिमाग में बैठाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। ये कह रहा है कि मुझे क्या था कि सिर्फ आंसर से मतलब है, मुझे ये नहीं मतलब कि ये वही सी में से कौन बता रहा है, 2 मिलकर बता रही है, 3 मिलकर बता रही है। तो ऐसा केस हो जब क्या होगा, ऐसा केस हो तब तो यही हो सकता है कि भाई 3 सभी को निकालो, इससे अच्छा जब तीनों ना कर पाए तो ये आंसर नहीं आएगा। तो तीनों ना करने की कंडीशन ये होगी, इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख दो। अब इंडिपेंडेंट क्या बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक को क्वेश्चन आए दूसरे को नहीं, इससे बच्चों इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, बात समझ आई है? नहीं समझ आ गई होगी ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको परेशान करते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली लैंग्वेज में दिया हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको यूज करना पड़ता है। ठीक है, आगे वाले 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, तो जल्दी से उनको कंप्लीट करते हैं और फिर इस लेक्चर को और इस एक्सरसाइज 16.2 को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज पढ़िए, बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, यानी ये आपके पास बच्चों एक बैग है जिसके अंदर 5 वाइट यानी 5 सफ़ेद और 3 ब्लैक यानी 3 काली बॉल है। ठीक है, इतनी बात समझिए। 4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन याद आया कुछ, स्टार्टिंग में दिया था इसको, यानी इसमें से आप 4 बॉल निकाल रही हो विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1, यानी वापस नहीं रख रही हो, जो बाहर निकाली वो बाहर है। बहुत अच्छी बात है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल आर डिफरेंट कलर, यानी वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। इसकी बच्चों क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बता सकते हो क्या? आराम से बच्चों सोचो और जवाब दो मुझे इस बात का, यानी जो बॉल है वो डिफरेंट कलर की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल डिफरेंट कलर, बच्चों यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है क्वेश्चन में, अल्टरनेट। डिफरेंट कलर का मतलब अल्टरनेट कलर। ठीक है भाई, आपके पास 5 रेड है, शायद 3 ब्लैक है, ये क्वेश्चन है ना। 5 वाइट है, सॉरी 5 वाइट है एंड 3 ब्लैक है, टोटल कितने बच्चों 8। आप उसमें से कितनी बॉल ड्रॉन कर रहे हो 4। ये कह रहे हैं कि आपको इनमें से 4 में से जो बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट वो अल्टरनेट होनी चाहिए और अलग अलग कलर की होनी चाहिए। अल्टरनेट अलग अलग कलर की मतलब एक अंतरता है, अलग अलग कलर की रंग की होने का मतलब एक सफ़ेद एक काली, एक सफ़ेद एक काली। तो बच्चों एक बात तो भाई वाइट ब्लैक की कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? भाई जरूरी है क्या जो आप बिन पहले सबसे पहले अपने बिन ना देखे जो बॉल निकाली वो वाइट ही है? जरूरी है? नहीं है, ब्लैक भी हो सकती है, तो ये कैसे भी आएगा BW। बात समझ आई या नहीं? अब आप देख सकते हो जो चारों बॉल आई है चारों पास पास है, अलग अलग कलर की है, क्यों अलग अलग कलर आ रहा है और अल्टरनेट आ रहा है। तो बच्चों ये इसके केस है, बात समझ आई? अल्टरनेट। हाँ, कोई बच्चा यदि ऐसा ले लेगा ना तो गलत हो जाएगा, क्यों? वो आधा केस है। क्योंकि बच्चों आप रेंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आदि से ऐसे प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पे बिना देखे जो कर रहे हो भी आप बॉक्स है उसमें से बिना देखे जो आप बॉल निकाल रही हो वो सबसे पहले जो आपने बॉल निकाली वो सफ़ेद ही हो या सबसे पहले जो आपने बॉल निकाली बच्चों वो काली हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी संभव हो सकता है। तो इस केस में बच्चों आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सफ़ेद आएगी 5/8, फिर ब्लैक 3/7, फिर सफ़ेद 4/6 और फिर ब्लैक 2/5। क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों होगा तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया, जब एक चीज़ दोबारा आप करते हो वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापस गई तो उस केस को एक एक कम कर दो। नीचे टोटल आ रही है, पहले 8 थी, फिर एक कम हुई, फिर एक कम हुई, फिर एक, ये 5 थी
तो कम वाइट हुई है, ब्लैक तो नहीं हुई, ब्लैक तो इतनी की इतनी आएगी काली बॉल। फिर सफ़ेद एक कम होगी ना वाइट, तो ये कम कर दो और इसको भी एक कम कर दो। अब सबसे पहले ब्लैक है तो 3/8, फिर वाइट है 5/7, फिर ब्लैक दोबारा है तो इस बार 2/, यदि दोबारा है तो 4/5। देखो 5 से 5 गया, यहाँ पे भी 5 से 5 गया, 4 × 2 8, 2 × 4 8, 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 3 2 जा 6, तो आ गया 1/7 × 2 प्लस 1/7 × 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/14 प्लस 1/14 यानी 2/14, तो क्या हो जाएगा 1/7। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा 1/7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 1/7। क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट कर रहा हूँ, आराम से दिमाग में बैठाइए। आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास टोटल एक बैग के अंदर 5 सफ़ेद है, 3 काली है, टोटल 8 बॉल है। आप उनमें से कितनी निकाल रहे हो? 4। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी? उसने प्रोबेबिलिटी ये नहीं कहा कि 4 बॉल कोई भी निकालो, उसने कहा 4 बॉल निकालो लेकिन अल्टरनेट कलर, एकांतरतः अलग अलग कलर की होनी चाहिए। अलग अलग कलर का होने का मतलब कि पहले सफ़ेद आ गई तो आगे वाली ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक है तो फिर सफ़ेद होनी चाहिए, फिर ब्लैक होनी चाहिए, या पहले ब्लैक है तो फिर सफ़ेद, फिर ब्लैक, फिर वाइट। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? तो आइए बच्चों फिर एक क्वेश्चन और रह चुका आपकी बुक का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, और आपकी एक्सरसाइज 16.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ये इस लेक्चर को क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और फिर इस लेक्चर को और आपकी जो एक्सरसाइज 16.2 है दोनों को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चों आराम से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, पहले मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ बच्चों, वो सुनो आराम से। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन की अब लैंग्वेज में दे दिया गया कि ए और बी इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्टार्टिंग में दे दिया ए की प्रायिकता 1/2 और बी की 1/3, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी की ओर लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होगा बच्चों PA.PB, यानी 1/2 1/3 हो जाएगा, टोटल 1/6। क्लियर है? ये दोनों इंडिपेंडेंटली, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। फर्स्ट केस बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये दोनों स्वतंत्र रूप से यदि घटना को हल करने का प्रयास करते हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो देखो बच्चों पीछे वाला केस आ गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कब हो सकती है? हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मतलब है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व ए कर दे या बी कर दे या दोनों। बात समझ आई? भी प्रॉब्लम सॉल्व कब हो सकती है? जब या ओनली ए या बी या दोनों। तो केस हमें चाहिए ए यूनियन बी का, तो फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। क्लियर हुआ? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। इनको जब बच्चों आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, माइनस कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2/3। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या आ गया कि जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/3। क्लियर हो गया? यानी हमें प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब है, सॉल्व करने का मतलब ए करे बी करे या दोनों, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कंडीशन तीनों चाहिए। लेकिन नेक्स्ट बच्चों इसका बढ़िया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, एग्जैक्टली वन यानी तथ्य थे केवल एक ही हल करे। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ए और बी जो दोनों है उनमें केवल एक ही सॉल्व कर पाए, दोनों नहीं, एग्जैक्टली वन। तो इसका केस क्या बनेगा बच्चों, यानी जब ए सॉल्व करेगा तो एग्जैक्टली वन है तो फिर बी नहीं कर पाएगा, यदि बी भी कर पाता है तो एग्जैक्टली वन तो नहीं होगा। यानी एग्जैक्टली वन का मतलब केवल एक ही सॉल्व कर पाए, यानी ए करेगा तो फिर बी नहीं करेगा, और यदि ए नहीं करेगा तो बी कर देगा सॉल्व। आगे बात समझ में? दोनों केस लेने पड़ेंगे। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि एक करे दूसरा ना करे, तो बच्चों क्यों जरूरी है क्या जो प्रॉब्लम है वो केवल ए ही सॉल्व कर पाए बी ना कर पाए? ये सब भी तो हो सकता है ना कंडीशन कि ए ना कर सके बी सॉल्व कर दे, बातें तो दोनों संभव है। तो यहाँ पे दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो PB बार को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ 1 - PB प्लस
पी ए बार को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए इंटू क्या आ जाएगा पी बी। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 माइनस पी बी 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये सॉल्व करते हैं आगे, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6, टोटल होगा बच्चों 3/6 यानी 1/2। बस समझ आई। यानी यदि कोई भी ओनली वन स्टूडेंट एग्जैक्टली वन यदि इसे सोल्व करता है तो बच्चों कंडीशन क्या बनती है कि यदि ए सोल्व करेगा तो बी नहीं करेगा और बी सोल्व करेगा तो ए नहीं करेगा, तो इन दोनों को रखना साथ में है। क्यों? यदि कोई आप कहते हो कि सर इनको अलग अलग क्यों नहीं लिखा, तो फिर तो अलग अलग बातें होगी ना। ये तो एक साथ हो रहा है कि ए करे तो बी ना करे और बी करे तो ए ना करे, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई भी होगा। क्यों? हमने ये जो लास्ट एग्जाम्पल थे उनमें सिद्ध किया है। तो बस पी बी बार को 1 माइनस पी बी लिखो, पी ए बार को 1 माइनस पी ए। बच्चों सारी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू रखिए और सोल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर के साथ बच्चों आपकी 16.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके लगभग जितने क्वेश्चन थे करवाने वाले वो सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने सोल्व करवा दिए। अब आपका काम ये रह जाता है बच्चों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कंडीशन के ऊपर माइंड लगाइए ताकि आपको कंडीशन बनानी समझ आ जाती है। ठीक है, तो बाकी जानकारी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हमारा 16.3 और बेस थ्योरम पे बेस्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर।